अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के सेकंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। ये कराची बोर्ड के लिए जो मॉडल पेपर है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले आपको जो है इस पेपर का पैटर्न थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट ईयर की तरह सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का भी जो पेपर होगा वो अब सिर्फ 2 आवर्स का होगा। मार्किंग स्कीम सेम है, 75 मार्क्स थ्योरी के और 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए। और थ्योरी का जो 75 मार्क्स का पेपर है उसमें भी आपके 3 सब सेक्शन हैं। और पहला जो सेक्शन है उसमें आपके MCQs जो हैं वो तकरीबन 50% इंक्लूडेड है, यानी 36 मार्क्स तो आपके सिर्फ और सिर्फ MCQs के ही जो है सेक्शन के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके अंदर 25 मार्क्स हैं आपके, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चॉइस है कि 10 क्वेश्चन उसमें से सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं आपने, यानी 50% चॉइस भी है और मार्क्स भी उसके 25 हैं। और सबसे लास्ट में आपके पास सी सेक्शन में आपको 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उसके 14 मार्क्स हैं टोटल। तो अब चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ जिसमें हमने MCQs आपको सॉल्व करवाने। तो सबसे पहला MCQs ये है कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप सबको मालूम होगा, डेनिस रिची साहब जो थे ये वो कंप्यूटर डेवलपर थे जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब सेकंड हमारे पास MCQs कहता है कि प्रिंट एफ फंक्शंस जो होते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन जो है हमारा वो क्या प्रिंट करता है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग या कोई नंबर या इनमें से सारी चीज़ें। तो आपको पता है कंप्यूटर में हम सी प्रोग्रामिंग में जब प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, भले से वो कैरेक्टर हो या वो नंबर हो या स्ट्रिंग हो। तो ये सारे के सारी चीज़ों को, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बल्कि तीनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर देता है। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड MCQs हमसे कहता है द लाइब्रेरी फंक्शन स्क्वायर रूट रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x1024, कि अगर आप लाइब्रेरी फंक्शन लगाएं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्वायर रूट का, ठीक है भाई, ये आपको मैथ के हेडर में मिलेगा। और ये फंक्शन अगर आप अप्लाई करते हैं 1024 एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन करके, तो वो उसका रिटर्न आंसर क्या देगा, यानी कि आप सिंपली तौर पे आपने स्क्वायर रूट निकालना है 1024 का। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेटर में 1024 लिख के स्क्वायर रूट का बटन दबाइएगा तो आपके पास स्क्वायर रूट वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं हो तो आप LCM निकाल के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 32। अच्छा भाई, अब नंबर 4 में हमसे कहते हैं कि ये जो आपके पास द इंक्लूड है ये आगे दिया हुआ है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपको, ठीक है ना, और उसको हम पढ़ते हैं console input output .h। तो ये एक हेडर फाइल यानी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये कह रहे हैं किसी भी ये जो ख़ास तौर पे ये वाला जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये शुरू नहीं होता बिना किस साइन के। तो नीचे आपको मालूम है जितने भी साइन दिए हुए उनमें से ये जो हैश वाला साइन है इसके बगैर ये तो क्या दूसरे भी प्री प्रोसेसर कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो स्टार्ट नहीं होता। तो हमेशा आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पहले, भले से वो कंसोल इनपुट आउटपुट हो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हो या कोई सा भी हेडर फंक्शन हो, तो उससे पहले आपको ये लगाना पड़ता है, ये साइन। अब नंबर 5 हमसे कहता है अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज़ अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन, कि कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर होता है, किस में उसको हम जो है इनक्लोज करते हैं, यानी कि किन चीज़ों के बीच में उसको लिखते हैं। डबल कोटेशन मार्क के बीच में लिखते हैं, लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस के बीच में लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सिंगल कोटेशन मार्क। और याद रखें कि सिंगल कोटेशन मार्क भी उसमें दोनों जो उसके पॉइंटेड एरोज होते हैं उनको लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो फिर वो कैरेक्टर कांस्टेंट काउंट होता है। तो सिंगल कोटेशन मार्क और दोनों कोटेशन मार्क्स की जो पॉइंटेड एरिया होता है उसको लेफ़्ट साइड पे पॉइंट करना चाहिए। इसी तरह नंबर 6 में पूछ रहा है कमेंट्स और रिमार्क्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम एज लॉन्ग एज दे आर प्लेस्ड विद इन डेलीमीटर्स। अच्छा भाई, तो पहली बात तो डेलीमीटर्स क्या होते हैं। डेलीमीटर्स ये होते हैं कि जितने भी, जैसे ऊपर जिक्र था कोटेशन मार्क्स का, ब्रैकेट्स का, कोई भी चीज़ जो कि टेक्स्ट को इनक्लोज करके लिखने के लिए यूज़ होती है या दो टेक्स्ट के दरमियान सेपरेशन करती है, उसको हम डेलीमीटर्स कहते हैं। तो इन डेलीमीटर्स में ब्रैकेट्स, कॉमे, कोटेशन मार्क्स ये सब इंक्लूडेड होते हैं। तो कमेंट देने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हम इसमें से यूज़ करते हैं वो 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हमें स्लैशेस यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, और साथ में एस्टेरिक साइन। अच्छा, ये भी याद रखिए कि स्लैश हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड स्लैश। तो ये जो दोनों साइड पे स्लैशेस हैं ये फॉरवर्ड स्लैशेस हैं। तो इसका सिंटैक्स ये याद रखिएगा कि दोनों फॉरवर्ड स्लैशेस होने चाहिए और उन स्लैशेस के अंदर एस्टेरिक्स होने चाहिए। फिर उसके बाद बीच में आपने जो कुछ भी टाइप करना है आप टाइप कर दें, तो वो उसको प्रोग्राम जो है
एक कमेंट के तौर पे ट्रीट करेगा और उसको प्रोसेसिंग में इंक्लूड नहीं करेगा, वो जस्ट लाइक आपका एक टैग के तौर पे, इन्फॉर्मेशन के तौर पे डिस्प्ले होगा। इसी तरह नंबर 7 में हमसे पूछ रहे हैं विच इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट टू डिक्लेयर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कि इसमें से कौन सी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो करेक्ट हैं किसी भी वेरिएबल की टाइप को डिक्लेयर करने के लिए। आपको पता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है उसका सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले आप अपने वेरिएबल की डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं, ठीक है ना। और वेरिएबल का नेम भी लिखने के जो है कुछ उसूल होते हैं। तो इसमें से सबसे पहले तो वो तमाम ऑप्शन जिसमें डाटा की टाइप पहले नहीं लिखी हुई वो सारे के सारे गलत हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें ये डाटा टाइप तीनों के आगे लिखी हुई वेरिएबल्स के आगे और साथ साथ करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड वाला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल पहले आ गया, डाटा टाइप बाद में, और साथ में उस डाटा टाइप को लिखने का भी जो हमारे पास कीवर्ड है वो उसमें गलत है, ठीक है ना। तो इंटीजर हो तो सिर्फ INT लिखते हैं, फ्लोट के लिए FLOAT और कैरेक्टर के लिए CHAR। जो फोर्थ ऑप्शन देखो वो भी इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन उसमें गलती क्या है कि उसने कैरेक्टर वाले की जो है ना स्पेलिंग में मिस्टेक करी है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ सही सिंटैक्स में लिखा हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि इन सी लैंग्वेज ऑफ दिस एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू दिस, व्हाट विल बी द अर्थमेटिक ऑपरेशन बाय प्रेसिडेंस। तो आपको बताना ये है कि आपके सामने कि इन्होंने स्टेटमेंट दे दी और इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो हाईलाइटेड हिस्सा है ये वाला, ये है इसका एक्सप्रेशन वाला। तो कहते हैं अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के मदद से, तो बताइए पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं जिनके मायने क्लियर होना ज़रूरी है दिमाग में। एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है सी लैंग्वेज में, और दूसरा ऑपरेटर की एसोसिएशन क्या होती है। प्रेसिडेंस, जैसा कि लफ्ज़ प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि पहले किसको फौकियत दी जाए, किस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना चाहिए। अब मैं आया 5 में 3 को पहले प्लस करूँ या 3 में से माइनस करूँ 6, ये कौन सा काम मैं पहले करूँ, ये कहलाता है प्रेसिडेंस। तो सी लैंग्वेज में प्रेसिडेंस का अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का रूल ये है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हों तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो 3 ऑपरेटर्स को दी जाती है, एक मल्टीप्लाई, एक डिवाइड और एक मॉडुलस डिवीजन। तो सबसे पहले तो आपको ये परफॉर्म करना है, तो अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं कि वो पहले मुझे ये वाला हिस्सा सॉल्व करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस इस प्लस माइनस से पहले आती है। अब जब मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो अब मैं ये दोनों ही फर्स्ट प्रेसिडेंस में आते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब मुझे दोनों करनी है, तो अब बताएं मैं पहले कौन सा करूँ, मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड। तो यहाँ जब मेरे पास कॉलिजन आ जाए कभी भी, तो फिर मुझे चेक करना चाहिए ऑपरेटर्स की एसोसिएशन। अब जो ऑपरेटर्स की एसोसिएशन होती है ये क्या होती है, एसोसिएशन का मतलब होता है, जैसे मैंने ये एरोज बनाए हैं कि डायरेक्शन ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए, मैं लेफ़्ट से राइट सॉल्व करूँ या राइट से लेफ़्ट सॉल्व करूँ। अगर मैं लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ फॉलो करता हूँ तो फिर मुझे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करवानी चाहिए, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और अगर मैं लेफ़्ट से राइट एसोसिएशन को फॉलो करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि पहले 3 और 2 के दरमियान डिवीजन होगी, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, और यहाँ पर एसोसिएशन का रूल कहता है कि हमें लेफ़्ट से राइट जाना चाहिए। जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ये वाले, तो लेफ़्ट से राइट, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करवानी है, बाद में डिवीजन करवानी है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, तो उन ऑप्शंस में सबसे पहले हमें जो ये करेक्ट ऑप्शन है उसमें देखें, सबसे पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन होगा डिवीजन का। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद जो हमारे पास प्रायोरिटी आती है प्रेसिडेंस में, वो पहले एडिशन है बाद में सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरीके से ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, इसकी जो प्रेसिडेंस और एसोसिएशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। अच्छा भाई, अब उसके बाद नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है, एवरी स्टेटमेंट इन सी एंड C++ प्रोग्राम शुड एंड विद। तो सी प्रोग्राम हो या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उनकी हर स्टेटमेंट को ख़त्म किस पे किया जाता है, उसका करेक्ट आंसर है सेमीकोलन। तो याद रखें ये सिंटैक्स, अगर आपने सेमीकोलन नहीं डाला स्टेटमेंट के एंड में तो फिर जो है वो आपको एरर डिक्लेयर कर देगा। अब नंबर 10 में हमसे कह रहा है विच वन इज़ एस्केप सीक्वेंस, इनमें से कौन सी है जो कि एस्केप सीक्वेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। तो एस्केप सीक्वेंस आप जानते हैं कि जब कभी किसी भी अल्फ़ाबेट के आगे जो है आप फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं तो वो जो है
सॉरी बैकवर्ड स्लैश, तो वो बन जाता है एस्केप सीक्वेंस। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन होती है देखने में। देखो सबसे पहले जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो स्लैश एन लग रहा है, क्योंकि हम सबसे कॉमन जो है ना यही यूज़ करते हैं कि न्यू लाइन पे जाने के लिए स्लैश एन कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हमें प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स पता होने चाहिए। तो सिंटैक्स क्या है एस्केप सीक्वेंस बनाने का, कि किसी भी कैरेक्टर के आगे जो है आप जो है स्लैश बैकवर्ड स्लैश डालेंगे, ठीक है ना, और उस बैकवर्ड स्लैश के इसकी वजह से वो जो है एस्केप सीक्वेंस में काउंट होगा। अब ये याद रखने का तरीका कि फॉरवर्ड स्लैश है कि बैकवर्ड स्लैश है, उसका आसान सा तरीका ये कि आप ये समझें कि ये जो इसकी जो हमारे स्लैश का जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर ये जो ऊपर टॉप पर हेड होता है नीचे पैर होता है, अगर ये हेड पीछे की तरफ है तो ये समझ लें बैकवर्ड स्लैश है, और अगर हेड आगे की तरफ है तो ये समझ जाए फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है भाई। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल सही सिंटैक्स यूज़ हुआ है कि डबल कोटेशन मार्क है और जो है बैकवर्ड स्लैश है। तो ये टी जो है हमारी करेक्ट एस्केप सीक्वेंस है। एन होती है एस्केप सीक्वेंस, लेकिन ये स्लैश के गलत डालने की वजह से इसको काउंट नहीं किया जाएगा। नंबर 11 में हमसे पूछ रहे हैं कि द गेट्स एंड पुट्स फंक्शन ऑफर सिंपल ऑल्टरनेटिव टू यूज़ ऑफ, कि गेट्स और पुट्स फंक्शन किस फंक्शन का ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। देखिए गेट्स का मतलब होता है हासिल करना, और यही काम जो है हम स्कैनएफ फंक्शन से करवाते हैं कि हमें जब कोई इनपुट चाहिए होता है तो हम स्कैनएफ या गेट्स का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमें कोई आउटपुट डिक्लेयर करना होता है, डिस्प्ले करना होता है, प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए हम जो है पुट्स का या प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी तो हमारे पास ये अर्थमेटिक जो है फंक्शन हैं सारे के सारे, तो बाकी सारे जो है ना ये काम नहीं कर सकते, तो इनका ऑल्टरनेटिव स्कैन और प्रिंट है। अब उसके बाद नंबर 12 में हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सॉल्विंग, कि 4 और 7 के दरमियान अगर मॉडुलस डिवीजन करवाई जाए तो उसका आंसर क्या होगा। तो ये जो परसेंटेज साइन है ये सी लैंग्वेज के अंदर मॉडुलस डिवीजन को शो करता है, और इसका काम ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको रिटर्न करता है। तो फर्स्ट करें यहाँ पर अगर वैल्यू होती 14 और फिर ये 7 होता, तो 14 जो कि आपको पता है 7 के टेबल में आता है, 7 × 2 14 होता है, तो उसका आंसर जो है 0 रिटर्न होता है, क्योंकि 14 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब अगर इसकी जगह यहाँ पर आंसर 25 होता तो फिर क्या होता, अगर यहाँ न्यूमरेटर 25 होता तो आपको पता है 7 के टेबल में 25 तो नहीं आता, तो हम 7 का टेबल सिर्फ 3 टाइम्स तक पढ़ते कि 7 3 21, और हमारे पास रिमाइंडर 4 बचता। तो अच्छा, अब जो सिचुएशन अभी हमें दी हुई है, बहरहाल इसमें सिचुएशन में ये है कि 4 तो आता ही नहीं है 7 के टेबल में। तो जब कभी ऐसा हो कि हमारे पास डिवीजन में न्यूमरेटर कोई ऐसा नंबर हो जो कि डिवीज़र से डिवाइड ही नहीं होता हो, तो फिर उसमें सी फंक्शन जो होता है इसका ये क्या रिटर्न कर देता है मॉडुलस डिवीजन की जगह, न्यूमरेटर की वैल्यू। तो इसलिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 3 वाला, कि 4 आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डिवीजन होगी नहीं तो लिहाजा वो न्यूमरेटर को ही आंसर के तौर पर रिटर्न कर देगा। अब नंबर 13 में हमसे कह रहा है दीज ऑपरेटर्स आर रेफर्ड टू एज लॉजिकल, इनमें से कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कि लॉजिकल है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड वाला है, कि ये जो ऑप्शन है इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। एंड और ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। बाकी जो हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटर जो हैं, उनमें जो लास्ट वाला ऑपरेटर है ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और जो शुरू वाले हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, कि ये दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर लॉजिकल ऑपरेटर्स ये सेकंड वाला है। अब नंबर 14 में हमसे कह रहे हैं अ रिलेशनल ऑपरेटर, कि अगर हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर हो ग्रेटर देन और इक्वल टू का, तो ये करेगा क्या। देखो रिलेशन ऑपरेटर करता क्या है, इसमें जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो थर्ड वाला है। ना तो रिलेशन ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को कंबाइन कर रहा होता है, वो तो एडिशन से हो जाता है, ना ही वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, ना ही उनको डिस्टिंग्विश कर रहा होता है। सिर्फ कंपैरिजन करना होता है कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, इसके बराबर है कि नहीं है। तो तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वैल्यूज़ की कंपैरिजन करते हैं। अच्छा भाई, अब नंबर 15 तक पहुंच गए। 15 में कह रहा है पिक द ऑड वन आउट, कि इनमें से कौन सा है जो कि आपको अनोखा नज़र आ रहा है, यानी कि जो कि बाकी सबसे डिफरेंट है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट में हो क्या रहा है कि एक आपने वेरिएबल लिया है ए, और उसके साथ जो है आपने एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा करके सामने जो है उसमें एक एक्सप्रेशन लिखी है कि a+1। अब आपको अभी मैंने जो है एसोसिएशन और प्रेसिडेंस के बारे में बताया था। तो जब कभी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है तो उसको हम उसकी जो एसोसिएशन होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी हमें आदत होती है ना हम इसको यूँ पढ़ रहे हैं a = a+1। एक्चुअली सी लैंग्वेज के अंदर इसको यूँ पढ़ना चाहिए कि उल्टा a+1 इज़ असाइन टू a। तो एक वेरिएबल होगा a, ठीक है, उसकी जो भी
लास्ट वैल्यू होगी उसके अंदर इंक्रीमेंट करना है 1 का, और इंक्रीमेंट करने के बाद उस आंसर को असाइन किस में करना है, ए के अंदर, यानी हर दफ़ा जो ए की वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंटेड होती चली जाएगी। अब देखें क्या सेकंड में भी यही काम हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। देखें असाइनमेंट ऑपरेटर है, उससे पहले क्या लिखा है 1, 1 को असाइन करना है ए के साथ प्लस का साइन लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जब असाइन होगी तो उसमें ऐड हो जाएगी, और हर दफ़ा जो वेरिएबल होगा उसमें 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो गोया पहले और दूसरे ये दोनों तो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों में हो रही है इंक्रीमेंटेशन। अच्छा भाई, थर्ड वाला ऑड वन आउट है क्योंकि इसमें ये काम नहीं हो रहा है। इसका जो सिंटैक्स है इसमें इक्वल टू साइन पहले, बाद में +1 है, तो ये जो है असाइनमेंट के बाद +1 जो लगाया हुआ है इससे इंक्रीमेंट नहीं होगी, लास्ट वाले से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये तीनों एक जैसे हैं, ये ऑड मैन आउट है। अब चलते हैं इसके बाद नंबर 16 की तरफ। नंबर 16 कहता है द फंक्शन void game1 void इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। अब ये फंक्शन दे रहे हैं और उस फंक्शन में पूछे हैं कि इनमें से कौन से फंक्शन की टाइप में शुमार किया जाएगा। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें देखो ये वेरिएबल नेम है और ये इस फंक्शन की डाटा टाइप है, और आखिर में इसके जो है पैरामीटर्स डिफाइन है। तो अब डाटा टाइप void है तो उसका मतलब रिटर्न तो खैर कुछ नहीं होगा, लेकिन इसकी टाइप जो है इससे पता चल गई कि ये रिटर्न टाइप फंक्शन में काउंट किया जाएगा। अब नंबर 17 कहता है द डायरेक्टिव्स फॉर द प्री प्रोसेसर बिगिंस विद। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अभी देखें हमने इससे पहले जो ऊपर किए थे तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कंसोल इनपुट आउटपुट का एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिया था और पूछा था उसकी शुरुआत किससे होगी। तो मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि प्री प्रोसेसर कोई सा भी हो उसकी स्टार्टिंग जो होती है हमेशा वो इस हैश साइन से होती है, इसको नंबर साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 18 में हमसे कह रहे हैं देयर इज़ अ यूनिक फंक्शन इन C एंड C++ प्रोग्राम बाय वेयर ऑल प्रोग्राम्स स्टार्ट देयर एग्जीक्यूशन। कि वो कौन सा फंक्शन होता है इस C और C++ प्रोग्रामिंग में जिसकी वजह से बाकी तमाम एग्जीक्यूशन शुरू होती है। तो आपको मालूम है जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते थे तो उसमें आप मेन फंक्शन को जो है ना यूज़ करते थे, बाकी सारे फंक्शन नेम्स आप यूज़ नहीं करते थे। मेन फंक्शन जो होता था वो हमारा स्टार्टिंग फंक्शन होता था और उसी से फिर एग्जीक्यूशन तमाम स्टेटमेंट्स की स्टार्ट होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 19 में कह रहा है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ C बाय 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अच्छा, ऊपर हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देख चुके हैं कि अगर हमें इंक्रीमेंट करनी हो तो कौन कौन से करेक्ट होते हैं। इस तरह से ये वाला ऑप्शन था, वहाँ पे बस A वेरिएबल यूज़ हुआ था, तो ये भी इंक्रीमेंट के लिए यूज़ हुआ था, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। हमें ढूंढना इसमें कौन सा है, वो जो कि रॉन्ग है जिससे इंक्रीमेंट नहीं होगी, ठीक है। अब बराबर वाला जो है इससे भी इंक्रीमेंट हो जाएगी वेरिएबल के अंदर 1 की, लास्ट वाले से भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसका भी जो है सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है। ये जो बीच वाला है इसका सिंटैक्स ही रॉन्ग है, तो इससे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखें कभी भी आपके पास जो है जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसमें इक्वल टू पहले नहीं आता, बाद में ग्रेटर साइन नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू होगा, तो इक्वल टू बाद में पहले। तो ये सिंटैक्स एरर से हमें पता चल गया भाई इससे इंक्रीमेंट इसमें नहीं होगी, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर वैसे भी इंक्रीमेंट नहीं करता, तो ये इसमें रॉन्ग है। अब नंबर 20 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड एक्सप्रेशन इन C लैंग्वेज। इनमें से बताइए कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल वैलिड है। तो वैलिड एक्सप्रेशन पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई स्टेटमेंट एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है। भाई स्टेटमेंट जो होती है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास ऑपरेंट्स और ऑपरेटर्स की मदद से कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है और फिर उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है। दिखने में तो हमारे पास ये जो फर्स्ट है ये सबसे करेक्ट लगता है आंसर, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं है। इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट जो ऑपरेटर है इसके बाद वाला सा जो है इसमें ये अगर खाली लिखा हुआ होता तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन के बाद इसकी वैल्यू असाइन हो रही है एक वेरिएबल को, तो ये अब स्टेटमेंट का काम कर रहा है, ये एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा अब हमें सिंटैक्स चेक करना है बाकी के कौन सही है। यहाँ देखें थर्ड ऑप्शन ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 3 के बाद मॉडुलस ऑपरेटर है, फिर उसके बाद डिविज़र लिखना भूल गए, ठीक है ना। तो ये गलत है, और अगर लिखा भी होता तब भी हम इसको भी रिजेक्ट कर देते, क्यों? क्योंकि इसकी भी वैल्यू सॉल्यूशन के बाद असाइन हो रही है। यहाँ पर भी सिंटैक्स एरर है, वो स्टेटमेंट में ही सिंटैक्स एरर है कि यहाँ पे कोई ऑपरेटर बीच में यूज़ नहीं किया। तो सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर हमारे पास एक वैलिड एक्सप्रेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और उन दोनों वेरिएबल्स के लिए सिंगल वैल्यू असाइनमेंट हो रही है, और इसको हम पढ़ेंगे राइट साइड से कि 5 की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट C और X को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास एक वैलिड एक्सप्रेशन है, बाकी सब में जो है सिंटैक्स एरर्स हैं।
अब हमारे पास नंबर 21 जो है वो कहता है व्हेन फॉलोइंग पीस ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट हैपेंस, कि अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो अब आप देख लें कोड में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 3, तो यानी कि आपने सबसे पहले एक जो प्रोग्राम शुरू करेंगे तो एक वेरिएबल x लिया है और उसकी वैल्यू असाइन करी है 3। फिर उसके बाद नीचे आए हैं, आपने एक और वेरिएबल लिया है y और उसके अंदर आपने वैल्यू असाइन करी है x की वैल्यू अलॉन्ग विद द इंक्रीमेंट, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू है अलॉन्ग विद द इंक्रीमेंट। तो जब प्रोग्राम यहाँ तक जब रन करेगा स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पर पहुँचेगा, उसको पता है x के अंदर वैल्यू स्टोर है 3। नेक्स्ट लेवल पर पहुँचेगा तो उसको पता है y की वैल्यू भी क्या है, वही जो कि x की वैल्यू है, साथ में उसके बाद इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद इंक्रीमेंट करना है। देखो ये जो दो प्लस है ना, इनकी पोजीशन से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर ये वेरिएबल के बाद लिखे हों तो ये जो इंक्रीमेंट होता है इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर यही प्लस साइन वेरिएबल से पहले लिखे होते तो प्री इंक्रीमेंट। मतलब क्या कि भाई अगर ये मैं पहले लिख देता तो उसका मतलब ये होता है कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू में जो इजाफा करोगे वो उसके बराबर है, यानी पहले इजाफा करो बाद में उस वैल्यू को असाइन करो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू है और उसके बाद उसमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद इंक्रीमेंट करना है असाइनमेंट के बाद। तो y के अंदर भी वैल्यू अभी इस वक्त फर्स्ट स्टेप में 3 होगी, बाद में वो जब इंक्रीमेंट कर देगा तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो इंक्रीमेंट होकर के 4 हो जाएगी। फिर नीचे इन्होंने कहा कि फंक्शन प्रिंट का दे करके कि आपने जो है यहाँ डाटा टाइप शो कर दी कि भाई x जो है वो एक इंटीगर वैल्यू है, y भी इंटीगर वैल्यू है, और x और y को प्रिंट कर दो। तो अभी आपने जब लॉजिकली सोचा तो प्रोग्राम में अब आपको ये लगेगा कि भाई x की वैल्यू तो 3 लिखी हुई है, x 3 प्रिंट कर देगा। नहीं बच्चे, तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलो। x की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो गया इस स्टेटमेंट के बाद। इसके बाद अगली स्टेटमेंट पे गया तो उसने क्या किया, x की वैल्यू को, वो x की वैल्यू पहले y को असाइन कर दी, अब y 3 हो चुका है। उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ x में, और वो पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद x की वैल्यू हो गई 4। तो गोया इस लेवल तक प्रोग्राम में x की वैल्यू 4 हो चुकी है, y की वैल्यू असाइन पुरानी वैल्यू है x की तो वो 3 है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 है, ठीक है भाई। आप चाहें तो ये कोड जो है आप ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर रन करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब ये जो मैंने अभी आपको लॉजिक समझाई है ना कि ये एक्चुअली भी यही आंसर रिटर्न करता है, या हम जो है ना अभी टाइप करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये पूरा जो है प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर पर टाइप किया है, ठीक है भाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग करी भाई, इंटीगर x 3 वैल्यू असाइन कर दी, y की वैल्यू जैसे उन्होंने कहा था कि x की वैल्यू में इंक्रीमेंट करके पोस्ट इंक्रीमेंट करके आपने असाइन करनी है, फिर बाद में इन दोनों को प्रिंट करवाना है। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो उसको रन करने के बाद क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या शो हो रही है 4 और y की वैल्यू 3, ठीक है भाई। तो ये आप खुद भी कोडिंग को चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कहता है हमारे पास कि विच इज़ नॉट अ लूप स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नंबर 22। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन है जो कि नॉट अ लूप स्ट्रक्चर। तो अब आपको पता है 3 तरह के लूप्स होते हैं सी लैंग्वेज में, एक फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो ये जो है बीच में ये कबाब में अड्डी है, ये जो है करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसने यही पूछा है विच इज़ नॉट अ लूप, तो भाई ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह से 23 में कहता है नेम द लूप दैट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ठीक है, ये ट्रिकी है कि उस लूप का नाम बताइए जो कम से कम एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है, तो आपको तीनों लूप्स की अगर खुसूसियात पता होंगी तो आप उसमें से करेक्ट आंसर चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको भी पता चलिए 3 लूप होते हैं, फॉर, वाइल या डू वाइल। तो इन तीनों में से आंसर होगा, ये तो लूप होता ही नहीं है जैसा, तो ये तो आंसर है ही नहीं। अब इनमें फॉर लूप जो होता है आपको पता है वो एक अनकंडीशनल लूप होता है, उसमें एक काउंटर सेट करो और उसके बाद अपनी जो भी चीज़ प्रिंट करनी है, कैलकुलेट करनी है, जितने टाइम्स रिपीटेशन के साथ वो दे दो, तो वो उस काउंटर के साथ जो है वो काम करता रहेगा। तो इसके अंदर तो ये कंडीशन जो है कि एटलीस्ट वंस, कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहिए, ये फुलफ़िल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कंडीशन टेस्ट करते वक्त काउंटर की फर्स्ट कंडीशन में वो फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम आगे एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यही काम वाइल के अंदर भी होता है कि वाइल भी इंट्री कंट्रोल लूप होता है, तो ये भी प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम भी एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन बिलफर्स फॉल्स हो गई तो ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो बीच वाला जो होता है, जैसे कि इसका नाम से जाहिर है, डू वाइल, पहले करो फिर चेक करो, तो ये काम एक दफ़ा एटलीस्ट बॉडी को एग्जीक्यूट कर चुका होता है, उसके बाद चेक करता है कि हाँ भाई सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है
ये वाला लूप कम से कम एटलीस्ट एक दफ़ा जो बॉडी होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। अब नंबर 24 हमसे कहता है द फंक्शन ऐड इज द एग्जाम्पल ऑफ, कि अगर कोई फंक्शन आपके पास इस तरह से लिखा हो तो किस फंक्शन की मिसाल होगा। देखो फंक्शन के सिंटैक्स से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कॉलिंग फंक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये कॉलिंग फंक्शन में आता है। अभी हमने से पहले रिटर्न टाइप फंक्शन पढ़ा था, तो रिटर्न टाइप फंक्शन में क्या था, फंक्शन से पहले आपको डाटा की टाइप मेंशन करना ज़रूरी होता है कि किस कितनी की वैल्यू ये फंक्शन सॉल्व करके कौन सी डाटा टाइप रिटर्न करेगा, तो उसका सिंटैक्स उससे मैच नहीं करता। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी फंक्शन के पैरामीटर्स को कि वो किस तरह से उस फंक्शन के अंदर रहते हुए स्टेटमेंट्स को फुलफिल करना है वो उसको डिफाइन करता है। यानी कि प्रोटोटाइप फंक्शन जो होता है उसमें होता क्या है कि मैं पहले से ही किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि आगे मुझे उसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसको इसी तरीके से कॉल करूँगा, तो हर दफ़ा मुझे उसकी तमाम पैरामीटर्स और कंडीशंस को डिफाइन नहीं करना पड़े। जैसे मुझे भाई से पानी मांगना था, ठीक है ना, मैंने कहा एक गिलास पानी पिलाओ, तो अब छोटे भाई को मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई इनको ग्लास में कितना पानी फिल करना है, पानी ठंडा कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए या गर्म, वो चीज़ें पहले से उसको मालूम है, मैंने डिफ़ाइन कर दी कि भाई इतना पानी। अब जब भी कभी मैं पानी मांगूंगा तो उसको दोबारा से बताना नहीं पड़ेगा कि भाई ग्लास कितना फिल करना है, ठंडा कितना होना चाहिए। वो जाएगा और उसको जो पहले से पता है डिफ़ाइन किया हुआ है वो उतना पानी ले आएगा। तो ये फंक्शन कॉलिंग फंक्शन है। प्रोटोटाइप फंक्शन को आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि उसमें पैरामीटर डिफाइन हुए होंगे और रिटर्न टाइप फंक्शन के आगे डाटा टाइप लिखी हुई होती है, और इटसेल्फ फंक्शन जो होता है उसका सिंटैक्स भी ऐसा नहीं होता, और इटसेल्फ फंक्शन जो होता है वो अपने आप को ही खुद ही कॉल करता है, यानी कि उसमें अंदर ही इंटरनल रिपीटिशन होती है, तो वो इटसेल्फ फंक्शन कहलाता है। अब नंबर 25 हमें कह रहा है विच व्हाट इज़ द राइट वे टू इनिशियलाइज एन एरे। एरे को शुरू करने का यानी इनिशियलाइज करने का सी प्रोग्रामिंग में कौन सा तरीका दुरुस्त है। तो एरे इनिशियलाइजेशन का जो सिंटैक्स है वही होता है कि सबसे पहले तो आप एरे की डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है भाई, और फिर उसके बाद सेकंड आप कोई वेरिएबल नेम असाइन करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये जो सिंगल ये एक्स वाई की हमारी बुक में यहाँ पेपर में मिसालें दे रहे हैं, आप इसकी जगह कोई मल्टीपल नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप गेम लिख सकते हैं, आप कुछ भी मार्क्स लिख सकते हैं, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज़ करके भी नाम असाइन किया जा सकता है। खैर नेम डाटा टाइप के बाद आपके पास सिंटैक्स में आपको यूज़ करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आप वैल्यू लिखते हैं वो होते हैं आपके एरे के एलिमेंट्स की तादाद, कि भाई ये एरे मैंने क्रिएट किया, ये एक शॉपर जिसका नाम मैंने ये रखा, शॉपर के अंदर इतने अंडे होने चाहिए। अब उसके बाद आपने उसके बाद उस शॉपर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना है, यानी कि ये 6 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर, और इन 6 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं कि एलिमेंट फर्स्ट जो है उसकी वैल्यू क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की क्या है। तो ये चीज़ें फिर हम बाद में डिफ़ाइन करते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद डिफ़ाइन करते हैं, और उसको लाजमी है कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स में डिफ़ाइन करना है। तो ये करेक्ट सिंटेक्स है एरे को इनिशियलाइज करने का, कि याद रखें कि सबसे पहले डाटा टाइप, ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम जो कि वैलिड होना चाहिए, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होने चाहिए, ठीक है भाई, उसके अंदर नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कर्ली ब्रैकेट्स और तमाम वैल्यूज़ कॉमे के साथ मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो था इसी में ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट थी, बाकी सब में देखो यही सिंटेक्स में एरर दिया हुआ है कि यहाँ पे एक तो इन्होंने एरे के एलिमेंट्स डिफाइन नहीं किए और ब्रैकेट भी गलत यूज़ किया, थर्ड में भी यही किया कि ब्रैकेट गलत यूज़ किया, यहाँ पे डिफाइन भी किए एलिमेंट्स, और थर्ड में भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक करी है, ठीक है। तो सिंटेक्स जो है बहुत सोच करके जो है आपने उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद करेक्ट ऑप्शन पे निशान लगाइएगा। अब नंबर 26 कहता है एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन डैश मेमोरी, कि भाई इनमें से जो हमारे पास मेमोरी की किस तरीके से एलिमेंट्स को एरे की सूरत में स्टोर किया जाता है। आया उनको रैंडमली यानी बखेर करके फैला दिया जाता है कि जिस जगह भी मिली उसको वहाँ पे स्टोर कर दिया, या उनको एक तरतीब से एक साथ एक बंडल की सूरत में रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये या सिक्वेंशियली गैप के और थोड़े गैप के बाद उनको स्टोर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ये है कि एरे एलिमेंट्स एक जगह एक ब्लॉक की सूरत में एक बंडल की तरह मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं और उनको एक ही सीक्वेंस में रखा जाता है, ठीक है भाई। जैसे ये जो एरे थे इसके 6 के 6 एलिमेंट्स एक तरतीब से रखे हुए होंगे, उसके बीच में कोई और दूसरा डाटा मेमोरी में सेव नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो एक ब्लॉक क्रिएट करेगा मेमोरी में 6 एलिमेंट्स का, और उस ब्लॉक के अंदर इन 6 एलिमेंट्स को तरतीब से रखेगा, ठीक है ना, इंडेक्सिंग करके। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है।
अच्छा, फिर उसके बाद हमसे कह रहा है नंबर 17 के अंदर 27 के अंदर विच लूप इज़ अनकंडीशनल लूप। तो वो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फॉर लूप होता है उसमें कंडीशन नहीं होती, अनकंडीशनल होता है, उसमें काउंटर होता है और काउंटर के साथ रिपीटिशन होती है, ठीक है ना, कोई उसमें एंट्री या एग्जिट के ऊपर कंडीशन नहीं होती लूप में। तो फॉर लूप अनकंडीशनल लूप होता है, बाकी सारे कंडीशनल लूप हैं, वाइल और डू वाइल, और ये जनाब तो लूप्स में आते ही नहीं है, सी के। नंबर 28 कहता है व्हाट विल बी प्रिंटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगर आप इस कोड को जो है टाइप करेंगे तो इसका रिटर्न क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें कोड में है क्या। सबसे पहले तो एक फंक्शन, और उस फंक्शन की डाटा टाइप इन्होंने वॉइड रख दी है, यानी कि इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न ही नहीं करना, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नीचे हमारे पास एक एरे इनिशियलाइज करी है, और फिर एक जो है ना हमें प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए उस एरे की जो 5th वैल्यू है इंडेक्स की वो प्रिंट करने को कहा है, ठीक है। तो आपको पहले जो है मैं इंडेक्सिंग समझाता हूँ, ठीक है ना। इंडेक्सिंग क्या होती है कि हमने एरे के अंदर ये एलिमेंट्स जो है ना असाइन किए हैं कि हमारे पास 10 एलिमेंट्स की एरे होगी, और उस एरे के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो 1, सेकंड वैल्यू 2, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये सारी हमने वैल्यूज़, और भी हम वैल्यूज़ लिख सकते थे, लेकिन अभी हमने 10 में से सिर्फ 5 वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्लेयर करी हैं। अब कंप्यूटर इनको जब मेमोरी में सेव करेगा, तो मेमोरी में जब कंप्यूटर इंडेक्स बनाता है इनका मेमोरी लोकेशंस का, तो वहाँ जो इंडेक्सिंग होती है, यानी कि जो घर के एड्रेसेस असाइन करता है वैल्यूज़ को, तो वो जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसका एड्रेस 0 रखता है, ठीक है भैया। ये समझ लेंगे जैसे एक गली के अंदर बहुत सारे घर हैं ना, तो हर घर के अंदर एक ख़ास फैमिली स्टोर हुई हुई है। तो इसी तरह कंप्यूटर अपनी मेमोरी के अंदर जब स्टोरेज क्रिएट करता है किसी एरे के लिए, तो वो एक गली बना देता है कि भाई इस गली के अंदर सारी वैल्यूज़ होंगी, और वो घरों को जो एड्रेस असाइन करना शुरू करता है वो सबसे पहले इंडेक्स 0 का रखता है। तो गोया जो फर्स्ट वैल्यू है वो इंडेक्स के एतबार से 0 पर स्टोर है, उसकी वैल्यू 1 है लेकिन उसका एड्रेस क्या है मेमोरी के अंदर 0। इसी तरीके से हमारे पास ये चलती चली जाएगी कि ये सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ हम इसको इंडेक्स क्या दे रहे हैं 5th वैल्यू का, कि भाई 5वीं जो वैल्यू है इंडेक्स की उसको प्रिंट करो। तो इंडेक्स के हिसाब से तो ये 0 है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 5th वैल्यू तो है ही नहीं, यानी 5th वैल्यू हमने असाइन ही नहीं करी है, तो वो उसका आंसर 0 रिटर्न कर देगा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सही है भाई। अब मैं ये जो है प्रोग्राम आपको टाइप करके ऑनलाइन कंपाइलर पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने सेम टू सेम जैसा उन्होंने कहा फंक्शन दिया हमने, उसके बाद एक एरे जिसकी लेंथ 10 है, और वही वैल्यूज़ जो उन्होंने वहाँ पे दी थी वो सारी सेव करी। फिर प्रिंट फंक्शन के ज़रिए जो है हमने 5th इंडेक्स की वैल्यू को कॉल किया कि 5th वैल्यूज़ को हमें शो करके दिखाए। तो जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो उसका आंसर क्या रिटर्न हो रहा है 0। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास वैल्यू थी ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि नहीं थी, तो अब देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू 6 रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे इंडेक्स के एतबार से जो 5th पोजीशन इंडेक्स की उस पर जो वैल्यू कौन सी सेव है 6। अब प्रोग्राम रन करते हैं, क्या रिटर्न हुआ 6। तो ये जो इंडेक्स की जो 5th पोजीशन है वो पहले जब सेव ही नहीं की थी तो उसकी जगह उसने 0 रिटर्न किया। अब हमने उसको जब सेव कर लिया तो उसको जो है ना उसने जो वैल्यू वहाँ पे सेव थी 5th इंडेक्स पे उसको रिटर्न कर दिया। ये देखें आंसर आपका आ गया 6, ठीक है भाई। चलें, अब हमारे पास इस तरह यहाँ हमारे पास क्या आंसर आएगा, चूँकि यहाँ तो बस 5 तक है तो ये यहाँ करेक्ट आंसर 0 होगा। अब हमारे पास अगला जो है वो हमसे कहता है 29 है ये ऑब्जेक्टिव, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट पासिंग बाय वैल्यू पैरामीटर, कि ये जो पासिंग बाय वैल्यू पैरामीटर होता है उसके लिए कौन सी बात इसमें से दुरुस्त है। फर्स्ट बात जो दुरुस्त बात है वो ये है कि इट कैनॉट चेंज द एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू। ये इसकी बड़ी खासियत होती है, इसकी एक यूनिक, कि जब आप पासिंग बाय वैल्यू पैरामीटर यूज़ करते हैं तो वो आपकी जो एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू होती है उसको चेंज नहीं करता, ठीक है ना, उसको ऐसे एज इट इज़ रहने देता है जो वो असाइन हुई भी होती है, ठीक है। तो यही इसकी करेक्ट बात है। बाकी जो बातें उसके बारे में लिखी गई है कि वो कॉल फंक्शन होता है तो रीड राइट, ये सारे गलत हैं, कि बस ये वाली बात दुरुस्त है, ठीक है। और उन्होंने पूछा ही हमसे ये है कि आपने करेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो ये बात याद रखिएगा कि पासिंग बाय वैल्यू पैरामीटर एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं करता। अब नंबर 30 पे आ जाते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो आपको याद होगा कि भाई लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो होता है उसका जो सिंटैक्स होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये जो 2 एम्परसेंट के साइन यूज़ होते हैं, इन 2 एम्परसेंट को हम एंड कहते हैं, ठीक है भाई। इसी तरीके से 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं तो उसको हम और कहते हैं, और ये जो होता है ये नॉट होता है। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ये है, बाकी लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, और ये दोनों गलत लिखे हैं।
अब नंबर 31 कहता है विच स्टेटमेंट कैन प्रिंट स्लैश एन ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ जो हमारे पास बैकवर्ड स्लैश के साथ एन लिखा हुआ है, इसको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। अब आपको पता है अगर हम इसको एक दफ़ा लिखते हैं जब बैकवर्ड स्लैश के साथ किसी भी अल्फ़ाबेट को, तो वो हमारे पास स्केप सीक्वेंस में चला जाता है, ठीक है ना। अब अगर इस स्केप सीक्वेंस की जगह हमें इसको प्रिंट करवाना हो स्लैश एन को, तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि एक दफ़ा इसके साथ आप बैक स्लैश और यूज़ कर लें। तो फिर होगा ये कि जो फर्स्ट स्लैश होता है वो स्केप सीक्वेंस के लिए यूज़ हो जाता है, और जो सेकंड स्लैश होता है वो फिर उसको स्केप सीक्वेंस में काउंट नहीं किया जाता, और वो एज इट इज़ जो वैल्यू आ रही होती है उसको प्रिंट कर देता है। तो स्लैश एन प्रिंट करवाना हो तो आपको एक इसके आगे बैक स्लैश और ऐड करना होगा, ठीक है। बाकी डबल कोटेशन मार्क तो आएंगे ही। अब हमसे 32 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन अ स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट की मदद से इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसको आप चेक नहीं कर सकते। तो आपको मालूम है स्विच केस स्टेटमेंट जो होता है वो इंटीग्रल वैल्यूज़ को या कैरेक्टर वैल्यूज़ को चेक करने के लिए यूज़ होता है। वो कभी भी फ्लोट नंबर्स पर कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम जो है स्विच केस स्टेटमेंट को फ्लोट नंबर की चेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, नंबर 33 कहता है द की वर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज। तो सही कीवर्ड जो है कॉलिंग फंक्शन के लिए जो यूज़ होता है वो है रिटर्न वाला, ठीक है भाई। इस कीवर्ड की मदद से आप जो है कंट्रोल वापस जो है प्रीवियस फंक्शन की तरफ, मेन फंक्शन की तरफ रिटर्न कर सकते हैं। बाकी जो वर्डिंग्स हैं गो बैक, गो टू, चले जाओ, ये सब जो है यूज़ नहीं होते। सिंटैक्स पे बहुत ध्यान रखें अपने प्रोग्रामिंग वाले पेपर के लिए कि भाई सिंटैक्स आपको सही पता होने चाहिए। अब नंबर 34 कहता है हाउ मेनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट में कितनी चॉइसेस होती हैं? नाम ही काफ़ी आंसर बताने के लिए। दो ही चॉइसेस होती हैं, एक इफ़ और एक एल्स, ठीक है ना। जैसे अम्मा कहती हैं ना अगर अच्छा पढ़ोगे तो ये इनाम मिलेगा, ठीक है भाई, वरना डंडे पड़ेंगे। तो ये दो चॉइसेस हो गई कि भाई अगर आपने अच्छा पढ़ा इफ़ यू डू दिस यू विल गेट दैट, अदरवाइज गेट रेडी। तो जनाब यही दो चॉइसेस हमारे पास होती हैं इफ़ एल्स में, ठीक है। चलें, तो अब नंबर 35 में हमसे कह रहा है इवेल्युएट विच इज़ ट्रू फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है भाई। यानी उसकी जो है ना एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो है वो यस होना चाहिए, यानी कि करेक्ट एक्सप्रेशन हो। अब हमारे पास फर्स्ट जो है जो कि करेक्ट आंसर भी है, वो क्यों करेक्ट है वो भी चेक कर लेते हैं कि इसमें देखें सेंटर में हमारे पास एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है। जब दो एम्परसाइंड साथ में यूज़ होते हैं तो ये एंड ऑपरेटर को शो करता है। एंड ऑपरेटर की कंडीशन ये होती है कि इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पर जो एक्सप्रेशन हो उनका ट्रू होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ हमारे पास 7 इज़ ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 7 की जो वैल्यू है 4 से बड़ी होती है। तो ये राइट हैंड साइड तो ओके ट्रू है। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड का भी ट्रू होना ज़रूरी है, वरना इसका ओवरऑल आंसर जो है वो फॉल्स कंसीडर होगा। तो अब हम लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ लिखा है 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, कि जो वैल्यू 4 है वो 5 से छोटी होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हाँ भाई यहाँ पर भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि जो वैल्यूज़ हैं वो लेस देन या इक्वल टू 5 के ही बराबर है। तो 5 के बराबर तो नहीं है, लेस देन है, तो ये भी ट्रू है। तो ये ओवरऑल पूरा लेफ्ट एंड राइट साइड मिला करके एंड ऑपरेशन बिल्कुल ट्रू वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। अब बराबर में देखिए सेकंड ऑप्शन जो है इसमें ये जो दो लाइन्स हैं ये और ऑपरेटर को शो कर रही हैं। और ऑपरेटर कहता है कि अगर लेफ्ट राइट में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, यानी कोई एक बात भी सीधे या उल्टे हाथ में जो लिखी हुई है वो सही है, तो उसका आंसर ओवरऑल इक्वेशन का ट्रू कंसीडर होगा। तो अब राइट साइड पे देखते हैं तो लिखा हुआ है 9 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि 9 की वैल्यू जो है वो 6 से ग्रेटर देन होती है, लेस देन नहीं होती, ठीक है भाई, और ये बराबर भी नहीं है। अब हम देखते हैं उल्टे हाथ पे क्या लिखा हुआ है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, शाबाश। 3 की वैल्यू बराबर नहीं है 3 के, तो भाई 3 कांस्टेंट है, 3 बराबर नहीं होंगे तो फिर क्या बराबर होगा। तो इस तरह से इसमें तो और में से दो में से कोई एक भी ट्रू नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर ट्रू रिटर्न नहीं होगा, इसका आंसर फॉल्स रिटर्न होगा। अब जो थर्ड है उसमें देखिए एंड ऑपरेटर दिया हुआ है, उसकी भी राइट साइड पे चेक करें 2 इज़ लेस देन 3। हाँ ये वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू है राइट साइड वाली कि 2 जो है वो 3 से लेस देन होता है। लेकिन जब आप दूसरी साइड पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे तो वहाँ लिखा हुआ है 8 इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू 9, तो ग्रेटर देन 8 कैसे ग्रेटर हो सकता है 9 के, तो ये फॉल्स हो गई। तो लिहाजा ये जो है ओवरऑल इसका आंसर जो है फॉल्स आएगा। इसी तरह लास्ट में लिखा हुआ है 6 इज़ नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स 2। 3 टाइम्स 2 का आंसर क्या आता है 6,
तो इसका मतलब भाई ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कह रहे हैं 6 नॉट इक्वल टू है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के। तो इसको सॉल्व करने पे तो आंसर 6 ही आएगा, तो लिहाजा ये भी गलत है। तो लिहाजा करेक्ट आंसर जो है वो सिर्फ फर्स्ट वाली हमारी एक्सप्रेशन है, ये हमें ओवरऑल ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। अब लास्ट जो हमारा 36 है ऑब्जेक्टिव, उसमें कह रहे हैं द कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज विद। कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट को आप कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते? तो कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट होती है, कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट जो होती है इसको लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और लूप्स हमें पता है 3 तरह के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो यहाँ इन लूप्स को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। ये लूप स्टेटमेंट ही नहीं है, तो लिहाजा आप इसको जो है इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते कंटिन्यू स्टेटमेंट को। तो जनाब यहाँ पर हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, मैं हर ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि भाई ये उर्फ़ आखिर तो नहीं है ना कि यही ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, बल्कि क्या होगा, इस जैसे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं तो वो थोड़े से आपको अल्फाज उसके थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे, थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना सब्जेक्ट की, कोर सब्जेक्ट की, तो आप अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग्स करके भी दूंगा ना तो आप उसको सही सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए सारी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ताकि इंशाल्लाह आपको आगे कामयाबी आसानी से मिल जाए। ठीक है भाई, थैंक यू।